झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में फिलिस्तीनों पर जुल्म की चर्चा हो रही है। दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। दुनिया भर से फिलिस्तीन की हिमायत और इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। उन देशों से भी इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है जिन देशों के बड़े बड़े नेता इजराइल के हमदर्द बने हुए हैं। उन देशों में भी इजराइल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है जिन देशों के नेता नेतन्याहू को गले लगाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया भर से फिलिस्तीनियों के नरसंहार के खिलाफ आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन हथियार बेचने वाले नेताओं को अपने ही देश के लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े बोल वचन और बड़ी बड़ी निंदा करने के लिए मशहूर अरब देशों में भी फिलिस्तीन की हिमायत में और इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। पर बादशाहों को अपनी बादशाहत पर बहुत नाज है। उनको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं वॉशिंगटन उनसे नाराज ना हो जाए। इसके साथ ही अरब के बादशाह को इस बात का डर सता रहा है कि अगर वॉशिंगटन नाराज हो गया तो उनकी बादशाहत कितने दिनों तक चलेगी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जब खिलाफत उस्मानिया टूटा उस वक्त अरब में बगावत हो चुकी थी। जितने भी उस वक्त बगावत करके पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका की मदद से बगावत कर रहे थे, उन्हीं बागियों को खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों की मेहरबानी से बादशाहत मिल गई। आज वही लोग कई अरबी देशों के मालिक बन बैठे हैं, इसलिए अमेरिका से अलग इनकी लाइन नहीं हो सकती। अमेरिका अगर दिन को रात कहेगा तो अरब के बादशाह भी अमेरिका की ही हाँ में हाँ मिलाकर दिन को ही रात कहने लगेंगे। कुरान, पैगंबर, हदीस, साहबा, खुलफाए राशिदीन, ये सब बातें अरब के बादशाहों पर सूट नहीं करती और ना ही इनकी ज़िंदगी में दीन और पैगंबर की कोई सीरत नज़र आती है। अरब के आवाम भी भले ही दीनदार हो या फिर परहेजगार, पर इनके बादशाहों ने केवल डॉलर पर बैत कर रखी है। अमेरिका से ही इनकी बादशाहत शुरू होती है और अमेरिका से ही खत्म। अगर किसी देश ने अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाई तो या तो उसका हाल मुअम्मर गद्दाफी के जैसा हो जाएगा या फिर शाह फैजल की तरह। लिहाजा अरब की लाइन हमेशा ही सीधी रही है जो आखिर में जाकर वॉशिंगटन डीसी पर खत्म होती है। नब्द और नज्द के हुक्मरानों की आंखों का पानी 100 साल पहले ही मर चुका है, जो फलस्तीनियों की मौत से कभी भी नमूदार नहीं हो सकती। बुध के रोज इजराइल दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचते हैं और नेतन्याहू को गले लगा लेते हैं और तुरंत नेतन्याहू को बेगुनाह करार देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शायद इजराइल के नरसंहार के गुनाह पर कानूनी मोहर लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि बाइडेन ने सिर्फ इजराइल को समर्थन देने के लिए दौरा किया और अब मिडिल ईस्ट में आग लगाकर चलते बने। उनको मालूम है कि इजराइल जितने दिनों तक जंग लड़ेगा उतने दिनों तक अमेरिका पर पैसे की बारिश होती रहेगी। बाइडेन को मालूम है कि फिलिस्तीनियों पर जितने ज्यादा गोला बारूद और मिसाइल बरसते रहेंगे उससे अमेरिका का खजाना सोने के ईंटों से मालामाल होता रहेगा, क्योंकि अमेरिका हथियारों का बड़ा सौदागर है। ताहत दुनिया में कहीं भी जंग होती है तो उसका सबसे ज्यादा मुनाफा अमेरिका को होता है। अमेरिका चाहता ही यही है कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं जंग होती रहनी चाहिए ताकि उनके खजाने में इजाफा होता रहे। पूरी दुनिया में घूम घूम कर इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी का ढोल पीटने वाले अमेरिका का कोई एक कैरेक्टर नहीं है। अमेरिका एक ही वक्त में मुख्तलिफ कैरेक्टर में नजर आता है। कभी एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर शांति की अपील करता है तो कभी इजराइल के लिए गोला बारूद और हथियार बेचकर खुद को बहुत बड़ा डॉन साबित करने लगता है। कभी गजा के लोगों के लिए मदद की बात करके रहनुमा बन जाता है तो कभी हमास पर पाबंदी लगाकर बहुत बड़ा शांति दूत बन जाता है। अमेरिका ही दुनिया का माई बाप है, अब वही पूरी दुनिया का विश्व गुरु है। दुनिया के बड़े बड़े स्वघोषित विश्व गुरु लाइन लगाकर बाइडेन से गले मिलते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े नेता उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए पीछे पीछे घूमते हैं, पर ऑटोग्राफ देने वाले नेता भी आजकल इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इजराइल ने गाजा के अल अली अरबी अस्पताल पर बमबारी करके खुद को बेगुनाह और पाक दामन बता रहा है। गजा की रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया संस्थान भी इजराइल हमलावर बता रहे हैं।
वहीं इजराइल अल अहली अस्पताल की तबाही के लिए इस्लामी जिहादी संगठन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का पता चल रहा है कि ये कोई पहला अस्पताल नहीं जिस पर इजराइल ने बमबारी की हो, बल्कि ऐसे कई अस्पताल, कई मेडिकल कैंप और कई स्कूल पर इजराइल हवाई हमले कर चुका है। अल अहली अस्पताल में मरने वालों की तादाद 500 से 1000 के बीच में बताई जा रही है। वहीं मलबे में अनगिनत लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है, यानी मरने वाले और घायलों की संख्या कुछ भी हो सकती है। इजराइल को लड़ना हमास से था, लेकिन वो लगातार आम नागरिकों का नरसंहार कर रहा है। दुनिया का इतना बड़ा एक युद्ध अपराधी के साथ गलबैया करता है। अल अहली अस्पताल में मरने वाले लोगों में मरीजों के अलावा वहां पनाह गुज़ीन शरणार्थी भी हैं जो इजराइल की बमबारी से बचने के लिए छत की तलाश कर रहे थे। अल अहली अस्पताल में मरने वालों में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी है, यानी जो दूसरों को बचाना चाहते थे। वहीं डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ इजराइल के हमले में हलाक हो गए। ऐसा लगता है कि हमास का हमला सिर्फ एक बहाना है और इजराइल में फिलिस्तीनियों का नरसंहार करके उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है, जैसा अतीत में उसका इतिहास रहा है। आज जो इजराइल के बड़े बड़े शहर नजर आ रहे हैं, आज से चंद साल पहले वो फिलिस्तीन के शहर हुआ करते थे। बमबारी के वक्त अस्पताल के भीतर और कैंपस में कितने लोग मौजूद थे, इसका सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार करना बहुत मुश्किल है कि इजराइल ने इस हमले को अंजाम नहीं दिया, क्योंकि हमास के पास इतने खतरनाक मिसाइल नहीं कि किसी बड़ी इमारत को मलबे में तब्दील कर सके, वरना 5000 रॉकेट के हमले से इजराइल का दुनिया के नक्शे से सफाया हो चुका होता। इजराइल हमास के हमले के बाद लगातार गजा के स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। इस हमले से पहले ही इजराइल के रिटायर्ड मेजर जनरल जियोर एनाल ने आए कि गजा के अल शिफा अस्पताल को बम से उड़ा देना चाहिए और गजा के लोगों को भूखा मार देना चाहिए। जियोर एनाल इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ रह चुके हैं। अब जब अल अहली अस्पताल पर मिसाइल से अटैक हुआ है, तब इजराइल कह रहा है कि हमने नहीं बल्कि आतंकवादियों के रॉकेट से हमला हुआ। कितने हैरानी की बात है कि अल शिफा अस्पताल को बम से उड़ाने की मांग करने वाले इजरायली अधिकारी हैं और अब अल अहली अस्पताल को बम से उड़ा दिया गया। तब इजराइल इसका ठीकरा हथियारबंद संगठनों पर थोप रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस हमले से ठीक पहले इजराइल ने अपना मंसूबा साफ कर दिया था कि अब आगे क्या होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने इजराइल के राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम हमास और गजा के लोगों में फर्क नहीं करते। गजा में कोई बेकसूर नहीं है, पूरा गजा ही गुनाहगार है। लंदन में इजराइल के राजदूत ने भी इसी तरह की बात दोहराई है। मतलब इजराइल आधिकारिक तौर पर हमास और फलस्तीन के आम लोगों के बीच में फर्क खत्म करके सबको एक निगाह से देख रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या हमास का मतलब फलस्तीन है, और अगर दोनों में फर्क है तो फिर इजराइल पहुंचकर बाइडेन क्यों कह रहे थे कि हमास फलस्तीनियों की लीडरशिप नहीं करता। अगर इजराइल अल अहली अस्पताल पर हमले के गुनाह से इनकार कर रहा है तो उसे बताना चाहिए कि उसके राजदूत और सेना के अधिकारी अस्पताल का नाम लेकर हमला करने और फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारने की वकालत क्यों कर रहे थे। इसलिए जब भी इजराइल अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करे, उसके सामने हमारी इस खबर को पेश कर दीजिए। हमारी ये खबर कई भाषाओं में देखी जा सकती है। हिंदी के अलावा टाइम्स मेल की खबरों और वीडियो को उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की और इजराइल की भाषा हिब्रू में सबटाइटल के जरिए पढ़ा जा सकता है। अल अहली अस्पताल पर हमला तो बहुत कम मालूम पड़ता है। इजराइल का मंसूबा पूरा का पूरा फिलिस्तीन ही मिटाकर कब्जा करने का है, क्योंकि गल्फ न्यूज की इस खबर पर आपको गौर करना चाहिए, जिसमें लाल रंग का बड़ा सा ग्राफिक्स बनाया और इसमें लिखा कि इजराइल ने 10 मेडिकल फैसिलिटीज पर बम बरसाए, यानी अस्पतालों पर हमले होते रहे हैं। 48 से ज्यादा स्कूलों की इमारत पर बम बरसाए हैं, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बताया है। अस्पताल पर बम गिरने से पहले यूनाइटेड नेशन के एक स्कूल को भी बम से उड़ा दिया गया। यूएन भी इस बात को कह चुका है कि इजराइल ने स्कूल पर बम गिराए हैं। इजराइल पहले से ही स्कूलों और अस्पतालों पर बम गिरा रहा है। इससे पहले उत्तरी गजा के अस्पतालों से जब इजराइल ने खाली करने के लिए कहा, तब उस वक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि यह बिल्कुल बीमार और घायलों के लिए मौत की सजा है। गजा बहुत ही घना और छोटा इलाका है। फिर वो 23 लाख की आबादी में से 11 लाख की आबादी उत्तर से दक्षिण गजा की तरफ जाने के लिए 24 घंटे का वक्त देता है। उस वक्त अरब के देशों ने इजराइल की खूब आलोचना की और ऐसा नहीं करने की चेतावनी थी, लेकिन इजराइल ने तमाम धमकी और आलोचना की बत्ती बनाकर हवा में उड़ा दिया और बेचारे अरब के नेता मीटिंग पर मीटिंग बुलाते रहे, लेकिन निंदा और आलोचना से ज्यादा कुछ नहीं कर सके। इससे पहले इजराइल ने हवाई हमले में 3 अस्पतालों को तबाह कर चुका है। बाकायदा रेड क्रॉस वालों के एम्बुलेंस के काफिले पर इजराइल बमबारी करता है।
इन तमाम घटनाओं पर अगर गौर किया जाए तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अमेरिका की शह पर इजराइल फिलिस्तीन के आम नागरिकों को मार रहा है। उनकी नज़र में हमास और आम नागरिकों में कोई फर्क नहीं है। अब इजराइल की इस दावे में कोई दम नजर नहीं आता जिसमें वो बम हमले से इनकार कर रहा है। अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद इजराइल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और नेतन्याहू के करीबी माने जाने वाले इजरायली पत्रकार अनिता नफ्ताली लिखते हैं कि इजराइल की एयरफोर्स अस्पताल में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया, कई सारे आतंकी मारे गए। ये दिल दहला देने वाला है कि हमास अस्पताल, मस्जिद और स्कूल से हमला कर रहा है। मतलब इजराइल के लोगों को मालूम हो गया कि इजराइल ने हमास को मारने के नाम पर अस्पताल पर हमला किया। लेकिन जब बाद में छीछालेदर होने लगी तब अनान्या नफ्ताली अपना ट्वीट डिलीट कर भाग खड़ा हुआ। एक इजराइल नाम के सरकारी ट्विटर हैंडल ने दावा किया कि उसकी छानबीन से पता चलता है कि इस्लामी जिहाद ने इजराइल की तरफ कई रॉकेट दागे जो अस्पताल के ऊपर से गुजरते हुए उस पर गिर गए। लेकिन जब उसके जरिए दिए जाने वाले वीडियो की पोल पट्टी खुल गई तब उसने वीडियो को डिलीट कर दिया। मतलब इजराइल के जरिए फैलाए गए फेक न्यूज और फेक वीडियो की पोल खुलने के बाद ट्विटर से बहुत ही तेजी के साथ वीडियो डिलीट होने लगे। इजराइल अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने के लिए बाकायदा एक ऑडियो भी जारी किया कि अस्पताल पर रॉकेट गिरने को लेकर हमास जिम्मेदार है, ना कि इजराइल। वहीं बाइडेन दावा कर रहे हैं कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी टीम सबूतों की जांच कर रही है कि हमला आखिर किसने किया। लेकिन जांच रिपोर्ट क्या होगी, उस जांच में अगर इजराइल दोषी पाया जाता है तो बाइडेन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? क्या बाइडेन इजराइल के खिलाफ कुछ एक्शन लेने की ताकत रखते हैं? खैर, जांच का नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबको मालूम है कि जांच का क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले ही नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान बाइडेन कहते हैं कि उन्हें लगता है कि यह हमला आपने नहीं, यानी इजराइल ने नहीं किया, बल्कि ऐसा दूसरी तरफ से लोगों ने किया है। मतलब जांच पड़ताल गया तेल लेने। और बाइडेन ने इजराइल को क्लीन चिट दे दिया। वियतनाम से लेकर इराक और सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका का यही इतिहास रहा है जो अब इजराइल का है। पूरी दुनिया इस बात को देख और समझ रही है कि इजराइल को खुले तौर पर पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है। गजा में इजराइल के एयर स्ट्राइक में 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों की मौत हो चुकी है। इजराइल भी लंबे समय से ऐसा ही करता आ रहा है। तकरीबन 30 साल पहले इजराइल ने लेबनान में यूनाइटेड नेशन के कैंप पर हमला करके 100 से ज्यादा बच्चों का कत्ल कर देता है। लेकिन जब उस पर नरसंहार का इल्जाम लगता है तो तुरंत अपने गुनाहों से मुकर जाता है। इजराइल अक्सर अपनी करतूत और युद्ध अपराध के लिए फिलिस्तीनी मुसल्ला तंजीमों को जिम्मेदार ठहरा देता है। अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अखलेह की मौत के बाद भी इजराइल ने तुरंत दूरी बना ली और इसके लिए भी वो फिलिस्तीन संगठनों को इल्जाम थोपने लगा। पिछले साल 2022 में इजराइल की बमबारी के वक्त पत्रकार शिरीन की मौत हो गई। उनके सिर में गोली मारी गई थी। उस वक्त इजराइल की गोली से उनकी मौत का इल्जाम लगा, लेकिन इजराइल इससे इनकार करने लगा। अल जजीरा ने इजराइल पर इल्जाम लगाया, उनके पत्रकार को टारगेट कर मारा गया। दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने शिरीन की मौत पर गम का इजहार किया और इसकी शदीद मजम्मत की। यूनाइटेड नेशन से लेकर यूरोपियन यूनियन ने इस घटना की आलोचना की, लेकिन इजराइल इससे नजरें चुराता रहा। पिछले साल दिसंबर में इजरायली ने अपनी जांच में इस बात की संदेह जताया कि शिरीन की मौत इजरायली सेना के जरिए गलती से हो गई होगी, लेकिन इसकी आपराधिक जांच करने से इजराइल कोसों दूर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद अमेरिका ने शिरीन की मौत की जांच बिठा दी, लेकिन इजराइल ने आंतरिक मामला बताते हुए इस जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। यानी इजराइल अपने अपराध से भाग खड़ा होता है और अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद भी वही कर रहा है जो उसका इतिहास रहा है। अभी हाल ही में इसी हफ्ते संयुक्त राष्ट्र की जांच कमेटी की रिपोर्ट आई है कि इजराइल ने बिना किसी उचित वजह के शिरीन के खिलाफ खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। सोचिए, एक पत्रकार इजराइल की आंखों में कितना खटकने लगा। अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद लगातार गजा भर बमबारी हो रही है और लोग मर रहे हैं। बेचारे अरब के देश लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, प्रस्ताव पर प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, पर उनकी सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि बीच में अमेरिका खड़ा है जो इजराइल की ढाल बनकर उसकी हिफाजत कर रहा है। ईरान भी खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पर उसको भी मालूम है कि अगर उसने इस जंग में सीधे तौर पर कूदने की कोशिश की तो ईरान में हिजाब और बुर्के के खिलाफ प्रदर्शन होने लगेगा। मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में अमेरिका बगावत करा के गृह युद्ध करा सकता है। मुस्लिम देश इजराइल पर काफी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हमले की धमकी दे रहे हैं, पर तमाम धमकियों और चेतावनियों का कोई असर नहीं हो रहा। जॉर्डन में अरब देशों और बाइडेन के साथ होने वाली बातचीत अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद कैंसिल हो गई, मगर बाइडेन की यात्रा कैंसिल नहीं हुई। वो हवाई जहाज की सीढ़ियों से उतरते ही नेतन्याहू को गले लगाते हैं। शायद इससे दुनिया को इशारा दे रहे हो, तुम चाहे जितना भी छाती पीट लो, हम इजराइल के हर गुनाह में उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
क्योंकि इजराइल हमारा तैयार किया गया हथियार है, जिसे बहुत ही चालाकी के साथ अरब की सरजमीन पर कब्जा कराया गया। बाइडेन ने कहा कि हमास कभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, हमास ने उन्हें सिर्फ दुख दिया है। पर बाइडेन से सवाल है कि जब हमास और आम नागरिकों में इजराइल कोई फर्क नहीं कर रहा तो उनके इस प्रवचन का क्या मतलब निकाला जाए। बाइडेन ने भी साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका हर तरह से इजराइल के साथ है। बाइडेन ने इस पर कुछ नहीं कहा कि ये जंग कब खत्म होगी। दुनिया के कई नेता इजराइल के दौरे पर हैं। इजराइल को समर्थन देने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक भी लाइन में खड़े हैं। पर सवाल है कि क्या अल अहली पर हमले के पीछे के इजराइल हमले की निंदा नहीं होनी चाहिए थी। पर कोई भी इस हमले के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, क्योंकि वो खुद ही उनके समर्थन देने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। इजराइल लगातार अपने बंधकों को छुड़ाने की बात करता है, पर कब और कैसे छुड़ाएगा इस बारे में उसकी रणनीति साफ नहीं है। लगातार हो रही बमबारी से क्या इजरायली बंधक सही सलामत बच सकते हैं? अब गजा के आम लोगों की बमबारी में मौत हो रही है, तो क्या कोई दावा कर सकता है इजराइल की इस बमबारी से इजराइल के बंधक सुरक्षित हो सकते हैं? इसकी गारंटी कौन लेगा कि जिन लोगों को हमास ने बंधक बनाया वो लोग अभी भी जिंदा हैं? बाइडेन खुद ही झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका ने इराक पर झूठ बोला, अमेरिका ने अफगानिस्तान को लेकर झूठ बोला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी हाल ही में 40 इजरायली बच्चों के सिर कलम कर दिए जाने के वीडियो देखने का दावा करते हैं, जिसे पूरी दुनिया ने सच मानकर इस पर खबर बनाना शुरू कर दिया। कई न्यूज चैनलों ने बाइडेन के बयान को सच मानकर कहना शुरू कर दिया कि हमास ने 40 इजरायली बच्चों का सिर काट दिया है। पर बाद में व्हाइट हाउस खुद बाइडेन के बयानों से पल्ला झाड़ लेता है। यानी बाइडेन ने मीडिया के सामने एक झूठ को परोस दिया। ठीक इसी तरह से एक महिला को मारकर उसकी लाश पर थूकने और नंगा करके घुमाने का इल्जाम भी इजराइल ने लगाया, लेकिन बाद में वो दावा भी झूठ साबित हुआ और वो महिला जिंदा पाई गई। अल अहली अस्पताल में 500 लोगों का नरसंहार जल्दी एक और आंकड़े में बदल दिया जाएगा। इसकी गिनती होगी, मगर इन घटनाओं पर इसका शायद ही कोई असर होगा। इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हमारे देश के लोग नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, पर यही नहीं समझ में आ रहा, कल तक हिटलर के साथ खड़े रहने वाले लोग अब नए नवेले हिटलर के साथ क्यों खड़े हो गए? वो उनके लोगों के साथ वो खड़े हैं जिनका हिटलर नरसंहार किया। पता नहीं ऐसे लोग क्या करना चाहते हैं, पर दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने में कोई आनाकानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज दूसरों की बारी कल को हमारी बारी भी आ सकती है। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरा ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।